हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12 जो कि हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स के हम जो है पूरी किताब के जो 1 और 2 नंबर और 5 नंबर वाले और 3 नंबर वाले प्रश्न पूछते हैं, उन सब को इस वीडियो में देखेंगे। बस आपको इतना ही तैयार करना है। देखिए, हम आपको बारी बारी से हम इन सब का क्वेश्चन बताएंगे। नहीं, पहले हम 1 और 2 नंबर वाले प्रश्न को बताएंगे, फिर 3 नंबर वाले प्रश्न को, फिर 5 नंबर वाले प्रश्न को। बस आपको इतना ही तैयार करके पे बोर्ड एग्जाम में जाना है। यदि आपको पास होना है तो आपको देखिए, यदि आप कुछ नहीं पढ़े, मान लीजिए कुछ नहीं पढ़े, तो आपको ये जो आपको मैं वीडियो बता रहा हूँ, यानी BIMP ये वीडियो है, जान लीजिए BIMP क्वेश्चनों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप ये क्वेश्चन है, सभी ये समझ लिए BIMP हैं, रिपीटेड हैं, लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी ये सेट में आपके ये पूछे गए हैं, तो इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तभी आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम 1 और 2 नंबर वाले प्रश्नों को देखेंगे। क्या 1 और 2 नंबर वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा। ये एक क्वेश्चन जरूर है, फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इस पर जरूर पूछेगा। तो कौन सा क्वेश्चन देखिए, एक कूलाम में पहला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलाम आवेश पूछा है ना, यानी कि कूलाम पूछ लिया, यानी कि आवेश। क्यू बराबर हमारा, क्यू हमको आवेश कहते हैं। क्यू से किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश से। जो आवेश है उसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो क्यू बराबर आपका दिया है एक कूलाम। कितना दिया है? एक कूलाम दिया है। कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमको नंबर ज्ञात करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर यानी संख्या ज्ञात करनी है इलेक्ट्रॉन की। एन बराबर हमको ज्ञात करना है। एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम होते हैं? तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम ये होता है एक इलेक्ट्रॉन में। उसके बाद देखिए, फार्मूला क्या होता है? क्वांटिकरण का होता है Q बराबर NE। ये फार्मूला होता है किसका? जो आपका आवेश का क्वांटिकरण का। तो देखिए, अब हमको इसमें निकालना है n। क्या n? ये निकालना है। तो n हमको निकालना है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका इस तरफ आएगा, बटे में हो जाएगा, इधर आपका गुणे में है, तो n बराबर हो जाएगा Q/E। ये इसका फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमारा है ये n बराबर क्यू हमारा दिया है एक कूलाम, और इलेक्ट्रॉन में कितना दिया है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब देखिए, अब जो हमारा 1.6 है, जब हम 1 में भाग देंगे तो हमारा आएगा 0.625 ये आएगा। और ये जो है 10⁻19 है, तो ये माइनस है ना, ऊपर जाएगा आपका, ये प्लस में हो जाएगा, तो ऊपर चला गया, ये 10/19 हो गया। उसके बाद आगे देखिए, अब जो है हमारा यहाँ पर देखिए 0.625 है, यानी कि यहाँ पर 0.6 के पहले है, तो 6 के हम बाद इसको करेंगे, तो ये जो आपका 10/19 है, इस पे से एक घट जाएगा, इसके पावर में 19 है, इसके पावर में से एक जो है माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.25, इधर हो जाएगा 10/18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में या 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है हर साल। तो इस पर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% बनेगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है वो ये है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या है, इसका मात्रक क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले जो बल और तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गया। अब देखिए, इसका फार्मूला लिख लीजिएगा, E बराबर F/Q0। ये इसका फार्मूला है। फार्मूले पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के ये जो आपका फार्मूला है, इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल पूछेगा, 100% है। उसके बाद देखिए, अब इसी के हम बेस पर कैसे इसका मात्रा निकालेंगे। तो मात्रा निकालना, देखिए ये आपका F है ना, यानी कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या? बल का मात्रक न्यूटन होता है। और Q यानी कि आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। किसका? जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आपका दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद आगे हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो इंपॉर्टेंट है, जो 2 नंबर में पूछेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य। क्या? समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है? देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या हो? बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या? समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र में कोई खींचा गया वह पृष्ठ है जिस पर स्थित सभी बिंदु क्या हो?
बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वह बराबर हो, एक समान होना चाहिए, वह बराबर होना चाहिए, उसी को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। चौथा नंबर क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर लिखेंगे किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। कौन? संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता व सी बराबर होता है Q उपान में भी। एक बार फिर से समझिएगा, देखिए किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, मान लीजिए Q, उसके एक प्लेट को दिए गए आवेश मान लीजिए Q, और दोनों प्लेटों के बीच जो उत्पन्न हो रहा है विभवांतर यानी B, इन दोनों के अनुपात के यानी कि ये Q और B इन दोनों के अनुपात क्या है? बराबर है। कौन? संधारित्र की धारिता, यानी Q/B के बराबर है C, यानी कि संधारित्र की धारिता। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, संधारित्र की धारिता, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 1 नंबर में या 2 नंबर पूछेगा जरूर। तो देखिए व्यय ऊर्जा यानी कि यूनिट बराबर होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन और बटे में आपका 1000 ये होता है। तो वाट यानी कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो 1000 वाट यहाँ पर हो जाएगा। और घंटा दिया यानी कि 1 मिनट देते हैं, 1 घंटा पूछा है तो 1/60 हो जाएगा। और गुणे दिन नहीं दिया है तो आपका 1 दिन लिख दीजिए और बटे में आपका 1000 से कट जाएगा और ये हमारा 1/60 निकल कर आ जाएगा। ये आपका निकल कर आ गया यूनिट। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 6ठा नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। क्या? चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। किसे? चुंबकीय फ्लक्स को क्या दर्शाते हैं? फाई से दर्शाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। क्या? एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर धारामापी वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो 2 नंबर में 2 नंबर पूछेगा। वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखेंगे किसी वैद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पर उस परिपथ की प्रतिबाधाओं या प्रवेश्यता के मान परस्पर क्या निरस्त हो जाए, वैद्युत अनुनाद कहलाती है। क्या? वैद्युत अनुनाद कहलाती है। इसको तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो तो वह सामर्थ्य यानी शक्ति कितनी होगी। तो देखिए उत्तर लिखेंगे यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र है तो वह सामर्थ्य शून्य होगी। क्या? जो वह होगी यानी कि वह सामर्थ्य शक्ति होगी वह शून्य होगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 9वां नंबर, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट वो है परावैगनिक किरणों के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। क्या? जो परावैगनिक किरणों के उपयोग हैं वो 2 उपयोग लिखना है। तो देखिए पहला उपयोग है अदृश्य दिखाई न देना, नकली दस्तावेज अंगुली के निशानों का पता। ये आपका हो गया पहला जो है उपयोग। और दूसरा है खाने की वस्तुओं के संरक्षण में। क्या? खाने की वस्तुओं के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 2 उपयोग हैं, इसको लिख लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन है क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। क्या? क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण जो है 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो है सिद्धांत पर आधारित है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो लिखेंगे जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तब प्रकाश का इस प्रकार मुड़ना ही प्रकाश का क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। इसको तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए।
तो देखिए प्रकाश के विवर्तन में प्रयोग में जो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई होगी वो कम हो जाएगी जब हम क्या करेंगे, जो जल है उसका प्रयोग जल में रख देंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए। क्या? डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखना है। तो देखिए आपका होता है लैम्डा बराबर एच अपान में एम वी। एच का जो है ये आपका प्लांक नियतांक है और लैम्डा हमारा क्या है, तरंगदैर्ध्य है, एम क्या हमारा कण का द्रव्यमान है और वी हमारा क्या है, कण का वेग है। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन के वर्णक्रम जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है? कौन सी भाग पाई जाती है? देखिए हाइड्रोजन के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी भाग में लाइमन श्रेणी पाई जाती है। कौन सी? लाइमन श्रेणी। इसको तैयार कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस क्रिया का परिणाम है? क्या? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस क्रिया का परिणाम है? देखिए सूर्य से प्राप्त ऊर्जा हल्के नाभिकों के संलयन का परिणाम है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन था। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय श्रृंखला क्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान से क्या अभिप्राय है? तो लिखेंगे नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया चालू रखने के लिए विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान सदैव एक निश्चित द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। इस निश्चित द्रव्यमान को ही क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं? क्या? ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे उत्तर लिखेंगे, किसी निश्चित लघु ऊर्जा परिसर में अत्यंत निकट रूप से स्थित ऊर्जा स्तरों को एक बड़ी संख्या का समूह ऊर्जा बैंड कहलाती है। इसको तैयार कर लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों का नाम लिखिए। तो एक आपका चालन बैंड है और एक संयोजी बैंड है, जो कि ठोसों में उपस्थित होते हैं, चालन बैंड और संयोजी बैंड। इसको तैयार कर लीजिएगा। तो ये था आपका 1 और 2 नंबर वाला प्रश्न। क्या? 1 और 2 नंबर वाले प्रश्न। तो मैंने आपको 1 और 2 नंबर वाले प्रश्न को बता दिया। अब हम बताएंगे आप सभी को 3 नंबर वाले प्रश्न। क्या? 3 नंबर वाले, जो 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं उनको चलिए देख लेते हैं। तो 3 नंबर वाले प्रश्नों में हमारा पहला क्वेश्चन पूछता है जो वो है कुलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम। कुलाम के नियम पर 3 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो देखिए कुलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम होता क्या? देखिए कुलाम के नियम के अनुसार, क्या? कुलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल की क्या होता है? समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दो स्थिर बिंदु, कुलाम का नियम ये कहता है कि दो बिंदु आवेश, मान लीजिए 2 बिंदु आवेश है, मान लीजिए Q1 और Q2 2 बिंदु आवेश हैं, इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है यानी कि और दोनों आवेशों मान लीजिए Q1 और Q2 के गुणनफल, यहाँ पर देखिए Q1 और Q2 के गुणनफल क्या है? ये समानुपाती है। कौन? जो आपका इनके बीच लगने वाला बल है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। किसको? जो आपका ये आपका F है समानुपाती Q1 Q2, ये आपका समीकरण 1 हो गया। उसके बाद आगे देखिए, तथा उनके बीच की दूरी, ये इनके बीच की दूरी r है, इसके वर्ग क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F व्युत्क्रमानुपाती 1/में r², और ये समीकरण 2 हो गया। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये बटा हो गया, ये समझ जाइएगा। उसके बाद इसको हम देखिए, जब इन दोनों समीकरणों को हम आपस में मिलाएंगे तो हमारा बनेगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/में r², ये बनेगा। जब हम इसको देखिए अनुक्रमानुपाती जो है चिन्ह है इसको हटाएंगे, जब ये बराबर का चिन्ह बनेगा तो यहाँ पर ये के नियतांक जुड़ेगा। नियतांक कौन जुड़ेगा? परावैद्युत नियतांक जुड़ेगा, यानी K जुड़ जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2/में r², ये हो जाएगा आपका। अब देखिए आगे, अब जो है हमारा ये जो K है, K बराबर में होता है 1/4πε0 K, ये होता है, और ये Q1 Q2/में r², ये हो जाएगा। तो देखिए जब हम क्या करेंगे, निर्वात वायु में जब K का परावैद्युत नियतांक का जो K का मान होगा वो 1 होता है। क्या? निर्वात या वायु में जो K का मान होता है कितना होता है? 1 होता है। जब K का मान हम रखेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 1/4πε0। क्या? 1/4πε0 Q1 Q2/में r², ये आपका फार्मूला निकल कर आएगा। एक और बात आपको देखिए, 1/4πε0 इसका मान कितना होता है? न्यूमेरिकल में आपका ये पूछ लेगा। न्यूमेरिकल में आपको इसका जो कि मान पता होना चाहिए। देखिए 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका जो कि मान होता है, इसको याद रखिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन जो 3 नंबर में पूछेगा। तो दूसरा नंबर जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है 3 नंबर में, वो इस तरह है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? दोनों पूछ सकता है, 3 नंबर पूछेगा इस तरह। तो देखिए
लिखेंगे पहला हम वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे यदि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो, इस प्रकार का बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखिए समझिएगा फिर से, यदि समान परिमाण का मतलब ये समझिएगा, क्यू ये समान परिमाण है, लेकिन विपरीत प्रकृति की मतलब विपरीत प्रकृति, यानी कि इसकी जो ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक, यानी कि ये ऋणावेश है, ये धनावेश है, यही आपकी प्रकृति है, लेकिन ये विपरीत प्रकृति की है। और ये जो है दो आवेश है जो अति अल्प दूरी पर क्या है, स्थित है, जो ये बना निकाय है, इस तरह बना जो निकाय है, इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया हो। अगर समझ में आ रहा हो तो आपको एक बार फिर से कहते हैं, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम अगला देखेंगे जो वैद्युत द्विध्रुव हो गया ना, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे। क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है क्या, देखिए वैद्युत आवेश मान लीजिए Q और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L, ये Q और 2L के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बहुत सिंपल फॉर्म है। देखिए वैद्युत आवेश है Q और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई जो है बीच की दूरी L, ये 2L है, इन दोनों के गुणनफल की क्या है, बराबर होता है। कौन? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, किससे? जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है 2QL, ये इसका फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो 3 नंबर में ये पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसको तैयार कर लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर पूछ सकता है, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और मात्रक व विमा लिखिए। तो ये इस तरह आपको पूछेगा। यदि 2 नंबर पूछेगा तो सिर्फ आपको परिभाषा पूछेगा, लेकिन 3 नंबर पूछेगा तो आपका मात्रक विमा, ये तीनों आपका पूछेगा। परिभाषा, मात्रक, विमा, ये तीनों पूछ सकता है। तो परिभाषा लिखेगा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी कि E बराबर F अपान में Q नॉट। ये हो गया। मात्रक इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। क्या? न्यूटन प्रति कूलाम। बीमा हो जाएगा ml T पे -3 A पे -6। राशि कौन सी है? ये सदिश राशि। कौन सी राशि है? ये राशि है जो ये आपका सदिश राशि, इसको याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 3, जो कि 3 नंबर में ये पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर पूछ सकता है। देखिए दिया है, आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह लिखेंगे, देखिए किसी चालक चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किसे? आवेश का पृष्ठ घनत्व को। फिर से समझिएगा, किसी चालक चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो उपस्थित आवेश की मात्रा होगी उसी को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है आपका Q अपान में A। क्या? Q अपान में A, इसका फार्मूला है। मात्रक इसका लिखिए, मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, इसका जो कि फार्मूला और मात्रक हो गया ये, और परिभाषा हो गया। इसको नोट्स के लिए तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। क्या? रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है Q अपान में L, ये इसका फार्मूला है। मात्रक इसका लिखेंगे कूलाम प्रति मीटर। क्या? कूलाम प्रति मीटर इसका जो कि मात्रक है। ये आपका परिभाषा, ये आपका फार्मूला, ये आपका मात्रक, इसको तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन है आपका 6ठा नंबर, समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं लिखिए। क्या? समविभव पृष्ठ की परिभाषा और विशेषता लिखना है। तो देखिए लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये परिभाषा हो गया। इसकी विशेषता लिख देते हैं। विशेषता में लिखेंगे, पहला, समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। क्या? जो समविभव पृष्ठ हैं वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। दूसरा लिखेंगे, 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्या? दो समविभव पृष्ठ हैं एक दूसरे को कभी ये नहीं काटते हैं। तो ये आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन था। चलिए ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, 3 नंबर वाले जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं।
तो 7वां नंबर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में जो पूछ सकता है वो है वैद्युत फलक की परिभाषा और मात्रक लिखना। क्या? वैद्युत फलक की परिभाषा और मात्रक लिखना है। तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फलक कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं? फाई ई से दर्शाते हैं। क्या? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। तो फाई ई बराबर होता है ई ए। क्या? ई ए। तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये मात्रक हो जाएगा। या फिर इसको और एक मात्रक होता है इसका वोल्ट मीटर। क्या? वोल्ट मीटर, ये भी आपका मात्रक होता है। इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आपको मैंने बताया 3 नंबर वाले प्रश्न। क्या? 3 नंबर वाले प्रश्न। देखिए ये मैंने बताया 1 2 3 नंबर वाले प्रश्न को बता दिया। अब रह गया हमारा 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए अब देख लेते हैं 5वें नंबर वाले क्वेश्चन को। तो 5 नंबर में जो हमारा पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसफार्मर पर। क्या? ट्रांसफार्मर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला हम लिखेंगे, जो आपका क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? इस तरह आपको क्वेश्चन पूछेगा, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? ट्रांसफार्मर का चित्र बनाकर उसके सिद्धांतों को समझाइए। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? इस तरह आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा। यदि आपका 2 नंबर पूछेगा तो आपको ये सिर्फ ट्रांसफार्मर का परिभाषा दीजिए। इस तरह आपको ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ये आपका 2 नंबर पूछ लेता है। तो इस तरह आपको पूछेगा। तो ये 5 नंबर में पूछेगा तो आपको इसी तरह के पूछेगा, या इस तरह आपको देखिए थोड़ा ज़्यादा लिखना रहेगा। तो ट्रांसफार्मर का हेडिंग डालेंगे पहले। ट्रांसफार्मर होता क्या देख लीजिए। ट्रांसफार्मर वैद्युत का एक ऐसा साधन है। क्या? ट्रांसफार्मर वैद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जो है प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जाता है। क्या? जो ट्रांसफार्मर है वैद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद इसका सिद्धांत देखते हैं। क्या सिद्धांत? इसका सिद्धांत क्या? ये चित्र है, चित्र बना लीजिएगा। सिद्धांत है वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर सकता है। क्या? ये जो सिद्धांत है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर सकता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है। क्या? जो प्रत्यावर्ती यानी एसी करंट के साथ ही यह कार्य कर सकता है। यह दिष्ट धारा के साथ नहीं को, क्या जो डीसी करंट है इसके साथ ये जो कार्य है सिद्धांत नहीं कर सकता। कौन? जो आपका ये ट्रांसफार्मर है। तो इसमें देखिए प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली। तो ये आप प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली है। अब देखिए ये सिद्धांत हो गया। अब हमको ट्रांसफार्मर के प्रकार को लिखना है। क्या? ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर के 2 प्रकार होते हैं, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करता है? उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। यानी कि जो आपका यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, यानी कि जो लो वोल्टेज को क्या करता है? हाई वोल्टेज में बदल देता है। क्या? जो आपका लो एसी वोल्टेज है यानी कि इससे क्या करता है? ये हाई वोल्टेज में बदल देता है। लेकिन आपका अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है? ये जो है हाई वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में बदलता है। क्या? लो वोल्टेज में। तो ये आपका ये अंतर है। ये उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है। तो ये आपका उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर है, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपका 5 नंबर में ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए हम देख लेते हैं जो कि दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका जो है वह डेरिवेशन से आएगा। क्या? डेरिवेशन, उसे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सूत्र लिखिए। 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो देखिए आपका मान लीजिए यहाँ का ये बिंदु आवेश है, कोई प्लस मान लीजिए बिंदु आवेश है। अब यहाँ से लेकर कैसे यहाँ प्लस Q0 है, यानी कि फिर से देखिए माना कि बिंदु O पर, क्या बिंदु O पर क्या है? प्लस Q आवेश है, ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक क्या है? K है। क्या? K है। तथा बिंदु B से, क्या बिंदु O से R मीटर पर क्या है हमारा? बिंदु क्या है? P है। क्या? बिंदु P है, जिस पर क्या है? हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो लिखेंगे माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक K है तथा बिंदु O से R मीटर की दूरी पर क्या हमारा है? ये R मीटर की दूरी पर क्या है? बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है? ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ये क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले हम कूलाम के नियम के अनुसार चलेंगे। तो कूलाम का नियम क्या है? तो कूलाम के नियम के अनुसार चलेंगे। तो देखिए पहले हम धन परीक्षण आवेश जैसे प्लस Q0 पर लगने वाला जो वैद्युत बल है उसका मान निकालेंगे, यानी कि ये वाला जो है
प्लस क्यू नॉट है। तो यह बराबर यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये के हो गया, और ये हमारा मान लीजिए Q1 हो गया, और ये Q नॉट जो हमारा ये Q2 हो गया, और अपान में आर स्क्वायर। ये कूलॉम के नियम से चल रहे हैं हम, न्यूटन। ये आगे हो गया आपका धन परीक्षण आप इसके कारण। अब देखिए आगे, अब आगे हम लिखेंगे बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्या बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अब इस मान पर हम निकालेंगे। तो होता है बिंदु P पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है E बराबर एफ अपान में क्यू नॉट। ये होता है E बराबर एफ अपान में क्यू नॉट। तो हो जाएगा E बराबर एफ का मान हमारा क्या निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये निकला, और क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर ये निकला है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसके स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर, और बटा में आपका ये क्यू नॉट है। अब देखिए आगे, अब जो है हमारा यहाँ पर इसका ये ऊपर गुना हो जाएगा और इसका नीचे गुना हो जाएगा, और देखिए आगे तो हो जाएगा हमारा ये क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और गुणे में आपका ये आर स्क्वायर। और देखिए अब ये हमारा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है और ये क्यू नॉट, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये आपका क्यू नॉट है ना, और इसके बटे में आपका एक है, क्या इसके बटे में एक हो जाएगा। तो ये आपका जो क्यू नॉट है ये ऊपर चला जाएगा, क्या ये ऊपर चला जाएगा, क्या ऊपर चला जाएगा। इसके देखिए ये अंदर अंदर का गुणा होता है और बाहर बाहर का, ये अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा और ये बाहर बाहर का। तो एक का ऊपर हो जाएगा एक इसमें, और जो आपका क्यू नॉट है ये आर वाले में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू नॉट। तो हो जाएगा हमारा क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और गुणे में आर स्क्वायर गुणे में क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट से आपका कट जाएगा, तो बचेगा हमारा यहाँ पर ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये आर स्क्वायर ये बचेगा। तो अब देखिए अब हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और जो हमारा क्यू है क्यू को हम अलग कर देंगे, तो हो जाएगा क्यू अपान में आर स्क्वायर ये हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए जब हम क्या करेंगे, जो के का मान होता है निर्वात और वायु में के का मान जब एक होता है तो एक का मान रखेंगे, तो ये ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलॉम। ये हो जाएगा इसका फार्मूला, किसका फार्मूला, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सूत्र निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह आपको ये डेरिवेशन करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में ये पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट BIMP है। अगला चलिए देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन उसको देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर जो आपका डेरिवेशन है 5 नंबर में जो पूछेगा वो देखिए क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक सूत्र निकालना है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो कैसे देखिए समझिएगा, माना कि वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है, क्या ए और बी है, इस पर क्या है ये -Q और +Q आवेश क्या है स्थित है, और जो है जिनका मध्य बिंदु क्या है ये O है, और मध्य बिंदु O से जो है हमारा ये R मीटर की दूरी पर क्या है हमारा ये बिंदु क्या है P है, क्या बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है वैद्युत क्षेत्र की ये तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर मध्य बिंदु O है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो R मीटर की दूरी है, कितनी है R मीटर की दूरी है। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है 2L है, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 2L है। तो O से लेकर यहाँ पर बिंदु P तक क्या होगी R-L हो जाएगी, क्या R-L, और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक की हमारा जो दूरी होगी R+L होगी, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ तक का पता नहीं है तो R-L हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो पता है हमारा वो R+L हो जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, क्या माना वैद्युत द्विध्रुव क्या है ए बी है, जिस पर हमें -Q और +Q, क्या ये आपका -Q और +Q क्या आवेश हमारा क्या है जो है स्थित है, जिनका मध्य बिंदु क्या हमारा ये मध्य बिंदु O है, जिस पर हमें बिंदु O से क्या है R मीटर, बिंदु O से R मीटर की दूरी पर क्या है हमारा ये बिंदु P है, क्या बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, यानी कि ज्ञात करनी है। तो ये हो गया, इतना लिख देंगे शुरू में। उसके बाद आगे लिखेंगे +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए इसको मान लेंगे E1, हमको +Q निकालना है ना, तो ऊपर देखिएगा चित्र में, तो देखिए हमको क्या करना है +Q निकालना, क्या +Q, तो +Q वाला हमारा जो है इस तरफ जाएगा, क्या इस तरफ, और जो आपका -Q वाला है ये E2 यानी कि इस तरफ जाएगा। यहाँ पर आपका ये
चिन्ह देखिए बन गया है। ये इस तरह आपका एरो दिया गया है। देखिए ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है E2 इस तरह, यानी कि माइनस वाला बनेगा, और इधर आपका ये प्लस वाला E1 बनेगा। तो हम पहले वाले चल रहे हैं, तो E1 हमारा क्या है, E1 1/4πε0 हो जाएगा, और Q अपान में R माइनस L। देखिए ये हमारा जो है हम निकाल रहे हैं प्लस वाला, क्या प्लस वाला, तो ये हमारा R माइनस L होगा। तो यहाँ पर नीचे हमारा R माइनस L हो जाएगा, और ऊपर आपका स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद आपका ये हो जाएगा समीकरण 1, क्या समीकरण 1। उसके बाद आगे हम माइनस वाला चलेंगे, तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 हो जाएगा, और ये 1/4πε0 के, और ये माइनस, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, माइनस बहुत बच्चे लगाते नहीं हैं, तो ये माइनस से गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर ये माइनस वाला है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, और बटे में R प्लस L हो जाएगा, क्या R प्लस L। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, सॉरी समीकरण 2। तो उसका आगे लिखेंगे, आता है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, ये हो जाएगा इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपका हो गया। आगे चलिए देखते हैं, तो आगे रख देंगे इन सब का मान। तो E1 हमारा है 1/4πε0 के Q अपान में R माइनस L इसको का होल स्क्वायर, प्लस का ये हमारा जो कि हमारा है ये E2 हमारा दिया था 1/4πε0, और ये आपका यहाँ पर था, इसको K कर दीजिए, K रहा था। और इसके बाद यहाँ पर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर ये था। अब देखिए ये माइनस मैंने क्यों लगाया, ये माइनस नहीं लगाएंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। देखिए ये आपका प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, जब कोष्टक टूटेगा तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा E बराबर हो 1/4πε0 Q अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस का 1/4πε0 के Q अपान में R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो आपका 1/4πε0 के है या और Q है, इसको ले लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा हमारा E बराबर Q अपान में 4πε0, और यहाँ पर बचेगा क्या, हमारा बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, ये बचेगा। और इधर आपका बचेगा माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये बचेगा। आगे देखिए, उसके बाद आगे लिखेंगे E बराबर Q अपान में 4πε0 के। अब देखिए इसका हम इस तरफ गुणा कर देंगे, इसका इस तरफ, और नीचे आपका ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर R प्लस L, और यहाँ पर माइनस ये R माइनस L का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। नीचे होगा इसका हो जाएगा R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपका सेम है। उसके बाद आगे देखिए, आगे हो जाएगा आपका, आगे हो जाएगा यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा। अब इसका हम तोड़ेंगे, क्या A प्लस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का 2AB होता है, और इधर पर A स्क्वायर प्लस का 2B के स्क्वायर माइनस का 2AB ये होता है। तो इसको रख देंगे, तो ये आपका ये हमारा R है, तो R का स्क्वायर प्लस का L जो है B के स्थान पर L स्क्वायर प्लस का 2RL हो जाएगा, और माइनस इधर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर माइनस का 2RL हो जाएगा, और बटे में आपका R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, अब जो है हमारा यहाँ पर R ये क्या हमारा है, कट जाएगा, यानी कि इसका 0 हो जाएगा, और L हमारा ये भी 0 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस है। उसके बाद हमारा बचेगा क्या, E बराबर बचेगा Q अपान में 4πε0, इधर बचेगा 2RL, और इधर प्लस का 2RL ये बचेगा। और उसके बाद आगे देखिए, अब जो है हमारा ये L है, क्या L जो हमारा है ये क्या है, यदि L का मान जो है R से बहुत छोटा हो, तो हमारा जो L है, यानी कि L जो R का मान है, L जो है R से बहुत छोटा है, यानी कि L बराबर हम लिख देंगे 0, क्या 0। तो हमारा मान निकल कर आ जाएगा यहाँ पर E बराबर Q अपान में 4πε0 के, और 4RL, और बटे में R स्क्वायर इसके होल स्क्वायर ये है। उसके बाद देखिए E बराबर हो जाएगा 1/4π, Q को हम इस तरफ लाएंगे, और यहाँ पर बचेगा 4πε0 के, और ये हो जाएगा, इसको 2 अलग करेंगे और 2 इसमें करेंगे, तो हो जाएगा 2QL, ये 2QL, और R को इधर हटा देंगे, 2R हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब जो है हमारा R एक यहाँ से कट जाएगा, और एक यहाँ से, यहाँ पर 3R बचेगा, R पे Q बचेगा, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के, और इधर आप देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि आपका इसका फार्मूला आता है P बराबर 2QL, इसके स्थान पर जो है हमारा ये P आ जाएगा, क्या P, और 2 हमारा है तो 2 हो जाएगा आगे, 2P अपान में R पे Q। तो ये आपका व्यंजक सूत्र निकल कर आ जाएगा किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अक्षीय स्थिति में, क्या वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ये व्यंजक
सूत्र निकल कर आ जाएगा। इस तरह इसको इस डेरिवेशन को आपको करना है। चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि 5 नंबर वाले प्रश्नों को, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है निरक्षीय स्थिति में। अब तक आपने देखा अक्षीय स्थिति में, अब देखिए निरक्षीय स्थिति में। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सूत्र निकालना है। तो देखिए मान लीजिए ये आपका ए और बी क्या है, एक है वैद्युत द्विध्रुव है, जिस पर क्या है ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश क्या है स्थित है, जिसके मध्य बिंदु क्या है ओ है, जो कि आर मीटर की दूरी पर स्थित है। आर मीटर की दूरी पर स्थित है का क्या जो आपका आर मीटर की दूरी पर क्या स्थित है, बिंदु पी है, क्या यहाँ पर बिंदु पी है, इस पर स्थित है, जिस पर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये ध्यान दीजिए। अब आगे लिखेंगे जो कि हमारा त्रिभुज जो कि पी ए ओ में, क्या पी ए ओ में, तो हमारा पी ए है और ओ है और ये आपका ए है, क्या ए है। तो इस पर हम चलेंगे तो पी ओ ए इस पर चलेंगे तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण लंब और ये आधार, तो कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा ये है ए, क्या पी ए ये हमारा है और ये हमारा है लंब आर और ये हमारा आधार है यल। तो देखिए अब हो जाएगा हमारा पी ए का होल स्क्वायर, तो ये हमारा पी ओ हमारा आर है, आर स्क्वायर हो गया, प्लस का ओ ये हमारा क्या है यल है, तो यल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखो स्क्वायर हटेगा तो पी ए बराबर हमारी ये करड़ी में आ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो हमारा कर्ण कितना निकला, पी ए बराबर आर स्क्वायर करड़ी में प्लस का यल स्क्वायर ये करड़ी में आपका निकला। तो हमारा देखिए यहाँ पर जो आपका पी ए है, यहाँ पर ये पी और ये जो आपका है मान है वह जो है इसके बराबर में ये आपका पी भी बराबर में होगा, क्योंकि ये आपका जितना है उतना ही ये भी है, यानी कि आपका मध्य बिंदु, यानी कि इससे जितना ये त्रिभुज है उतना ये त्रिभुज है। यानी कि आप लिख सकते हैं पी ए बराबर, क्या पी ए बराबर पी बी बराबर में आपको लिख देना है ये आपका करड़ी में आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, ये आपका हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E1, क्या E1, तो E1 लिखेंगे तो हमारा प्लस क्यू आवश्यक है, E1 हमारा हो गया ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन प्लस क्यू अपान में आपका ये आपका करड़ी में आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। उसके बाद हम माइनस क्यू आवेश के कारण चलेंगे, तो माइनस क्यू आवेश के कारण लिखेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस क्यू अपान में करड़ी में आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस का U2 cos थीटा। यहाँ पर देख लीजिए आपका एक थीटा बनता है जो कि कोण बनता है, इनके मध्य कितना कोण बन रहा है, तो ये आपका जो ये वाला हमारा जो आपका निकला प्लस क्यू वाला ये हमारा निकला है E1 cos थीटा, और जो हमारा इस तरफ बना है माइनस क्यू की तरफ है वो बना है E2 cos थीटा, और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हो गया। आप देखिए यहाँ पर हमारा जो वैद्युत बिंदु पी पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फार्मूला बना नीचे वो बना E बराबर E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। देखिए आगे जो हमारा है यहाँ पर देखिए E बराबर 1/4 पाई, ई हमारा E1 क्या था, E1 हमारा यहाँ पर देख लीजिए E1 हमारा यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आपका आपका करड़ी में दिया है आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर रख देंगे आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्यू और यहाँ पार में आपका आर स्क्वायर कड़ी में प्लस का यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर cos थीटा है cos थीटा लगा दीजिए, फिर उसके बाद प्लस का प्लस लगा दीजिए, फिर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्यू अपान में ये आपका आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर कड़ी में, उसके बाद ये cos थीटा लगा दीजिए। अब क्या कीजिए इसमें जो हमारा है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, इसमें देखिए ये आपका जब स्क्वायर हटेगा ना तो ये आपका करड़ी वाला हट जाएगा, क्या जब स्क्वायर हटेगा स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ पर एक करड़ी वाला हट जाएगा, तो यहाँ पर करड़ी हटा दिया है मैंने, तो देखिए ये हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर बचा क्या हमारा cos थीटा प्लस का cos थीटा ये हमारा बचा। तो आगे देखिए अब जो हमारा है अब यहाँ पर ये ज्यों का त्यों रहने दीजिए, यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे तो आपका 2 cos हो जाएगा, क्या cos प्लस होगा तो ये आपका जुड़ेगा तो 2 cos हो जाएगा। अब देखिए आपका ये cos थीटा है तो cos थीटा बराबर होता है आपका cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे ये होता है
आधार बट्टे कर्ण होता है। क्या? आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार बट्टे कर्ण, आधार हमारा यहाँ पर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर देखिएगा ऊपर, तो आधार हमारा यहाँ पर देखिएगा यल है। क्या? यल है। तो यल, और देखिए आपका कर्ण क्या हमारा, ये कड़ी में आर स्क्वायर पास का यल स्क्वायर, ये तो इसको हम रख देंगे। तो रखेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर आधार, यहाँ पर यल यानी 2l हो गया, 2 है 2 लगा दीजिए, यल हो गया, और कड़ी में आपका आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, ये हो गया आपका बटे में, यानी कि कड़ी में आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। आगे देखिए, आगे समझिएगा, आगे लिखेंगे ई बराबर 1/4 क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, और देखिए ये 2l अपान में, ये देखिए अब इसको क्या करेंगे, ये देखिए जब ये करड़ी हटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 पावर में लग जाता है। क्या? 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। आगे देखिएगा ई बराबर 1/4 ये आपका यहाँ पर 2 और क्यू एल, इसको हम गुणे में कर देंगे 2QL, और बटे में ये आपका आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, इसको इस तरफ लाएंगे, ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर प्लस का यल का स्क्वायर बटे बराबर पावर में से 1/2 हो जाएगा। अब देखिए आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P बराबर 2QL, तो 2QL के स्थान पर हम P रखते हैं, तो P रखेंगे तो देखिए आगे हो जाएगा ई बराबर 1/4 ये P, और इसको जोड़ेंगे, देखिए इसका जो घात है इस पर, देखिए इस पर एक घात है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो आपका आएगा 3/2, जैसे कि यहाँ पर 1 है तो 1/1 कर दीजिए, फिर प्लस 1/2, तो इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 होगा। अब ये 2 एक नम 2 एक प्लस का आपका ये 3/2 आ जाएगा, इस तरह आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 ये P बटा आपका आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर का, इसके होल स्क्वायर में आपका ये जो आपका स्क्वायर यानी पावर में बनेगा 3/2 बनेगा। उसके बाद देखिए आगे, आगे लिखेंगे यदि यल का मान आर से बहुत छोटा है। क्या? जो यल का मान है आर से बहुत छोटा है, यानी कि यल बराबर आपका 0 है, तो यल स्क्वायर भी आपका 0 होगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर जब इस पर 0 रखेंगे इसका मान, तो यहाँ पर ई बराबर 1/4 ये पी बराबर P बट्टे हो जाएगा आर स्क्वायर और इसके पावर में 3/2, तो ये 2 से आपका कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या यहाँ पर, तो बचेगा ई बराबर 1/4 P अपान में आर पे 3, ये बचेगा, और ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम इसका आंसर। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 5 नंबर में जो आपका पूछता है न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए, तो 5वां नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 5 नंबर जो पूछेगा, तो ये 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, ये क्वेश्चन दिया है आपका, न्यूमेरिकल दिया है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या करना है? संचित ऊर्जा ज्ञात करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यह आपका चित्र दिया है, इसमें आपका आई यानी कि धारा दिया है, कितना धारा दिया है आपका 2 एम्पियर, कितना दिया है यहाँ पर 2 एम्पियर दिया है। उसके बाद देखिए धारिता हमारा दिया है, ये दिया है 2 कितना दिया है 2 ओम, यानी कि जो आपका इसका जो प्रतिरोध दिया है 2 ओम दिया है, R1 जो दिया है हमारा 2 ओम दिया है, R2 दिया है 3 ओम दिया है, और जो R3 दिया है हमारा 5 ओम दिया है, और जो संधारिता दिया है हमारा क्या धारिता यानी कि धारिता दिया है 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पर देखिए 2 माइक्रोफैरड, तो इसको लिख लीजिए। धारा दिया है ये 2 एम्पियर, धारिता दिया है 2 माइक्रोफैरड, तो माइक्रोफैरड को हम फैरड में बदलेंगे, 10⁻⁶ से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ फैरड। उसके बाद देखिए ये R1 हमारा दिया है 2 ओम, और R2 दिया है 3 ओम, R3 दिया हमारा यहाँ पर 5 ओम। तो देखिए R1 R2 तथा R3 जो है श्रेणी क्रम में, क्या है ये आपके श्रेणी क्रम में, कितने में है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम वाला फार्मूला होता है R बराबर R1 + R2 + R3, ये फार्मूला होता है। तो क्या करेंगे, जो हम प्रतिरोध है इसको जोड़ लेंगे, जो क्या श्रेणी क्रम वाला जो फार्मूला है प्रतिरोध है इन सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो R बराबर हमारा 2π + 3π + का 5π, यानी कि ये 10π, सॉरी पाई नहीं है ये ओम है, तो 10 ओम हो जाएगा। क्या R बराबर हमारा 10 ओम हो जाएगा, ये आपका जो प्रतिरोध निकलेगा 10 ओम निकलेगा। तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम से चलेंगे तो ओम का नियम कहता है V बराबर IR, क्या V बराबर IR। तो धारा हमारा दिया है कितना, धारा यहाँ पर देखिए आपका दिया है कितना, देख लीजिए नीचे करते हैं 2 एम्पियर दिया है, कितना दिया है 2 एम्पियर, और हमारा जो प्रतिरोध आया कितना आया 10 आया, कितना 10 ओम आया। तो V बराबर हो जाएगा 2 × 10, यानी कि हमारा जो आपका ओम का नियम यानी कि ये विभव आया, यानी कि वो आया विभवांतर आया, कितना आया 20 वोल्ट, कितना आया 20 वोल्ट। तो हमारा अब आ गया 20 वोल्ट, ये आपका विभव। तो आपका देखिए
संचित ऊर्जा का जो फार्मूला होता है U बराबर हाफ CV²। क्या? हाफ CV²। तो हाफ यानी कि 1/2 इसको हाफ पढ़ेंगे, और C यानी कि जो आपका धारिता है, और V आपका स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है संचित ऊर्जा का। तो U बराबर ये हमारा हाफ हो गया। ये हमारा जो संधारित्र दिया है हमारा, वो धारिता दिया है 2 × 10⁻⁶, तो 2 × 10⁻⁶ हो जाएगा। और ये हमारा दिया है 20, कितना? 20 और × 20 स्क्वायर, तो 20 × 20 हो जाएगा, 2 बार होगा। तो ये आपका 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा U बराबर संचित ऊर्जा 10⁻⁶, और इसका गुणा करेंगे 400 हो जाएगा। कितना? 400। ये 2 जीरो है तो 10 पे कर दीजिए 2 जीरो, तो ये 100 आगे कर देंगे, इसको निकाल देंगे। तो U बराबर 10⁻⁶ और × 10 4, और ये 100, तो 100 पे हम 2 कर देंगे, इस पावर में 10 पे पावर में 2 कर देंगे, तो U बराबर 10⁻⁶ हो जाएगा, × 10 4, और × 10 पे 2 हो जाएगा। तो 4 में से 2 निकालेंगे, क्या? जो माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस वाला 6 में से निकालेंगे, तो यहाँ पर 10⁻4 बचेगा, और ये 4। तो देखिए अब इसको हम एक अंक आगे दशमलव करेंगे, तो ये 0.4 करेंगे, तो इसमें से आपका एक कम हो जाएगा, इसमें से 10⁻4 में से, तो आपका यहाँ पर 10⁻3 हो जाएगा, और ये 0.4 × 10⁻3 ये आपका निकल कर आ जाएगा जूल। क्या? संचित ऊर्जा का मान निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा? 0.4 × 10⁻3 जूल। ये आपका निकल कर आ जाएगा आंसर। तो इस तरह इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करेंगे। 5 नंबर में ये न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम पूछेगा, तो इस तरह आपको इसको तैयार कर लेना है। तो टोटल मैंने आपको 5 नंबर वाले 5 क्वेश्चन को बताया जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रिपीटेड है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने आप सभी को जो है 1, 2 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्नों को बता दिया। बस आपको इतना तैयार करके जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको फिजिक्स में पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये 100% फिक्स है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपीटेड है। तो न्यूमेरिकल वाला वीडियो चाहे तो आपको प्ले लिस्ट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाकर देख लीजिएगा। फार्मूला भी तैयार कर लीजिएगा, फार्मूला तैयार करे रहेंगे तो ये आपको जो है न्यूमेरिकल समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं यहाँ फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।